गुड इवनिंग बच्चा लोगों, आवाज आ रही है? एक बार मुझे बताएं, क्या मेरी आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी धीमी आएगी। आवाज आ रही है? बच्चे बताएं। बताएंगे एक बार, मुझे आवाज आ रही है? तो ये कब से पूछ रहा हूँ, आप लोग बता नहीं रहे। हेलो बच्चा नकुल, नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज की क्लास में। फ्राइडे को मैंने कंटेंट दे दिया था और आपको क्लासेस नहीं ली गई थी। सैटरडे ऑब्वियस है, मैं सैटरडे अपना ऑफ ही होता है। सैटरडे और मंडे का कंटेंट आज दिया जाता है, तो मैंने फ्राइडे, सैटरडे और मंडे तीनों का आज रख दिया। और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जिस दिन मैंने आप लोगों की गूगल मीट ली थी फ्राइडे को, उस दिन से लूज मोशन और फीवर जो है मुझे महसूस हो रहा। उसमें मैंने एक छोटी सी यात्रा भी कर ली कल, उसके कारण से तबीयत जो है, परसों कर ली दिल्ली से बाहर की, और उसके बाद आने के बाद तो समझ लो कि हालत एकदम पंचर है। और बिल्कुल आप ये समझिए कि एनर्जी नाम की चीज शरीर में है नहीं, लेकिन क्योंकि टॉपिक जो है पिछले 3 दिनों से जो आ रहे हैं बड़े ही रेलिवेंट टॉपिक हैं। अब आप समझ लो, सुबह से कम ना जाने कितनी बार, अब काउंटिंग क्या बताऊं मैं, मतलब आप काउंटलेस कह सकते हो, लूज मोशन हो चुके हैं। सुबह से ऐसे बेड पे पड़ा हूं, बस अभी अभी देखो बाल वाल थोड़ा ठीक किया और चला है आपके पास। तो एक टॉपिक मैं बहुत डीपली डिस्कस करूंगा, बाकी तो बड़े सरल टॉपिक हैं, और वो है आपके सामने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर। ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है, क्यों चर्चा में है? फ्राइडे को आप लोगों ने अगर कंटेंट देखा होगा तो कंटेंट मैंने दे दिया है, ध्यान से समझिएगा। क्या दे दिया है? कंटेंट मैंने दे दिया है। एनर्जी बिल्कुल नहीं, कोल्ड कॉफी मंगा के वही पी पी के थोड़ा थोड़ा, जबकि मुझे कोल्ड कॉफी बिल्कुल नहीं पसंद। ये थोड़ी सी और ये भी नहीं पता कि लूज मोशन में नुकसान करेगी नहीं करेगी, एनर्जी नहीं। तो राष्ट्रपति संदर्भ आप सब ने जब भी इंडियन पॉलिटी पढ़ा होगा, थोड़ा या ज्यादा, आर्टिकल 143 के बारे में जरूर पढ़ा होगा, आर्टिकल 74 के बारे में जरूर पढ़ा होगा। पढ़ा है आर्टिकल 143। आज बहुत बेहतर ढंग से ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है आपको याद होगा, बहुत पहले भी इस पर हल्की फुल्की चर्चा हुई है, जिसमें हम लोगों ने तमिलनाडु में जो निर्णय आया था राज्यपाल के ऊपर, तमिलनाडु केस में, कि राज्यपाल को एक निश्चित समय अवधि के भीतर अपनी अनुमति देनी होगी, उस विषय को लेकर के अभी तक जो भी डिस्कशन हुए हैं, उसी के संदर्भ में हमारी राष्ट्रपति महोदया ने आर्टिकल 143 का प्रयोग करते हुए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से 14 प्रश्न पूछे हैं। उसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नाम से। तो राष्ट्रपति संदर्भ क्या है, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक आप देखेंगे, स्टालिन सीएम के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कि वह अपोज करें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के। यानी ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143 के द्वारा यूज किया जाता है, ऑब्वियस यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होता है। आप सबको पता है राष्ट्रपति हमारे यहाँ नामिक अध्यक्ष है देश के, वास्तविक प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 74 के द्वारा ही 143 का उपयोग होता है। इसलिए बड़ा गंभीर मुद्दा यहां पर जब एक किसी राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से आता है, तो यहां संघवाद का विषय भी जुड़ जाता है, फेडरलिज्म का इशू भी जुड़ जाता है। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है, फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का विरोध करने को ये क्यों कह रहे हैं, और अगर ये कह रहे हैं तो इनके पीछे तर्क क्या है, क्या यह भारतीय संघवाद के समक्ष चुनौतियां हैं? मेरे प्यारे बच्चों,
फिर एक और यानी द हिंदू का ही आर्टिकल, क्लोजिंग आर्गुमेंट समापन तर्क, सेम इसी पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर ही। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसको लेंगे और इस विषय पर केवल इसी अखबार में नहीं, आप जिस अखबार में निगाह डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वहां हर जगह आपको इसी प्रकार की चीजें मिलेंगी। आप देख सकते हैं फिर से, यानी पिछले 3 दिनों फ्राइडे सैटरडे मंडे पूरा आर्टिकल इसी से भरा पड़ा है, जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। देख सकते हैं, राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे 14 सवाल। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाहकारी राय 143 मांगने के बाद क्या कोर्ट आर एन रवि मामले में अपने फैसले को पलट सकता है? तो इस प्रकार की चीजें आप देख सकते हैं भरी पड़ी हैं। आज सबसे पहले हम इसी से अपनी शुरुआत करेंगे। इसके बाद क्या क्या टॉपिक है उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं हल्की निगाह से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2 टॉपिक, आप देख सकते हैं एक साथ हैं। आईएमएफ से जो पैसा मिला है उस पर भारत की प्रतिक्रिया आ रही है। पाकिस्तान को जो आईएमएफ से फंड मिला हुआ है और भारत की तरफ से उस पर प्रतिक्रिया यही आ रही है। रक्षा मंत्री का फ्रंट पेज का कमेंट है कि इस फंड का इस्तेमाल वो टेरर फंडिंग में करेगा। और फिर अंदर ही एक दूसरी न्यूज छपती है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा नए बच्चों को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी ऐसा समझिए कि वैश्विक स्तर पर एक पुलिस है जो इस बात की जांच करती है कि जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट किसी भी देश को विश्व से मिल रहा है, क्या उसका उस पैसे का उपयोग आतंकी गतिविधियों में तो नहीं हो रहा। तो एफएटीएफ भारत की यह इच्छा है और भारत यह कूटनीतिक रूप से बड़े विस्तार के साथ करने जा रहा है कि पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ में लाया जाए। ग्रे लिस्ट में वो पीछे था, निकला था, फिर उसे लाया जाए। और इन दोनों विषयों को इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 के साथ हम लोग जोड़ करके विस्तार से पढ़ेंगे। अच्छा विषय है ये भी। फिर आज कॉपीराइट का जनरेटिव एआई के साथ रिश्ता, यानी कॉपीराइट जीएस पेपर 3 आप सबको पता है सिलेबस का पार्ट है। तो जो जनरेटिव एआई है उसका कॉपीराइट के साथ किस प्रकार का वर्तमान का संबंध है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या और बेहतर किया जा सकता है इन दोनों के संबंध को लेकर के। फिर इसके बाद एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस की संकल्पना भारत सरकार की तरफ से डेवलप की गई थी कि मुझे अपनी कंपनी लगानी है, तो मैंने अपनी कंपनी लगा ली है बिना पर्यावरणीय अनुमति लिए कि मेरी कंपनी से पर्यावरण क्लियरेंस, कि मैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा हूं नहीं पहुंचा रहा हूं, तो स्वाभाविक रूप से इसकी एक अनुमति लेनी होती है। बट अगर मैंने नहीं ली, अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी, उसके बाद मैं ले सकता हूं। ध्यान से समझिएगा, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, एक बहुत मजबूत डिसीजन दे दिया है। एनवायरमेंटल इथिक्स, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, इन सब विषयों पर हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स है, न्यू कैलेडोनिया चर्चा में है। क्या है प्रीलिम्स? महादाई नदी का मार्ग परिवर्तन, इस विषय पर प्रीलिम्स की निगाह से। मणिपुर वाला तो लगातार हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आएगी। क्या बिहार की उच्च प्रतिस्थापन दर गरीबी का परिणाम है? बड़ा बढ़िया टॉपिक है, मैंने इसको फ्राइडे को दे दिया था। अगर आप सबने इसको देखा हो, एक बार मुझे चर्चा करें, आप सब क्या इस विषय को देख चुके हैं? ठीक है, क्या आप इस विषय को देख चुके हैं? ये मैं फ्राइडे को दे चुका था। आप कहेंगे सर बिहार को क्यों पढ़ा रहे हैं? ऑब्वियस है, चूंकि बिहार के बच्चे भी हैं मेरे पास। दूसरी चीज ये है, इसमें यूपीएससी के उस प्रश्न का उत्तर भी समाहित है कि क्या निर्धनता यानी पॉवर्टी जनसंख्या वृद्धि का कारण है या जनसंख्या वृद्धि निर्धनता का कारण है, यानी दोनों। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, तो मैंने ये कंटेंट आप लोगों को फ्राइडे को ही दे दिया था। तो बहुत सरल टॉपिक्स हैं, आप सब स्वयं कर पाएंगे, इसमें कहीं से कोई मुझे गुरेज नहीं है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से अनुच्छेद 21 आप सबको मैं करा ही चुका हूं, डिजिटल फंडामेंटल राइट वाला विषय, ये सारे विषय, ठीक है ना, देख सकते हैं। वही इंडियन एक्सप्रेस में, वही हिंदू में, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व व्यापी पर्यावरणीय मंजूरी पर केंद्र के आदेश को क्यों रद्द कर दिया, तो ये सारे विषय आप देख सकते हैं। नागालैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सुपर कैपेसिटर सामग्री विकसित की। तो सुपर कैपेसिटर मटेरियल्स क्या होते हैं,
फिर प्रधानमंत्री ने मत्स्य पालन क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कही, कुछ स्कीम है उसका प्रीलिम्स के लिए तैयार कर दिया गया पीआईबी से, और कुछ अन्य योजनाओं का जिक्र है। और फिर बिजनेस लाइन अखबार प्रीलिम्स के लिए आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटेन भारत एफटीए आया था, ऑलरेडी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ट्रम्प टैरिफ कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हमारा एक पीएसएलवी फेल रहा है, टू पुट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन ऑर्बिट, तो जो फेल रहा ऑब्वियस है उसके बारे में भी प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेंगे थोड़ा सा। और शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति संदर्भ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस विषय के साथ। ठीक है, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। दीपिका कह रही हम सेल्फ पढ़ लेंगे, नहीं, थोड़ा सा ये राष्ट्रपति रेफरेंस वाला समझा दूं, उसके बाद मैं चाहूंगा भी कि आप सब खुद पढ़ें। आज चूंकि मैं खड़ा हो नहीं पा रहा हूं, मतलब बिल्कुल भी। वैसे अभी ठीक लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, अभी ठीक लग रहा हूं। अभी एकाएक थोड़ा सा आप लोगों के सामने आया तो थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति संदर्भ वाले कितने आर्टिकल एक साथ हैं, आइए आपको दिखाते हैं। एक, इससे बस आपको यह ध्यान में रखना है कि हम लोग कोई भी एंगल छोड़ नहीं रहे हैं, रिजल्ट करना। 3 4 5 6 आर्टिकल सबसे पहले कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति संदर्भ क्या है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है, स्टालिन ने मुख्यमंत्रियों से राष्ट्रपति के संदर्भ का विरोध करने को कहा है, क्यों कहा है। तीसरा, क्लोजिंग आर्गुमेंट, यानी उसी बात पर कि जो सुप्रीम कोर्ट से 14 प्रश्न पूछे हैं। तो फॉर द रिकॉर्ड, यानी क्या क्या प्रश्न थे, इनमें से कोई भी विषय या तो डायरेक्ट आपसे 2025 में, मैं तो ये टॉपिक जो है बच्चे 2025 के लिए आउट कर रहा हूं, 26 के लिए नहीं। 26 के लिए फिर कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, ये 25 के लिए आउट है, 26 की प्रीलिम्स के लिए आउट है, बट मेंस के लिए अगर आप देखेंगे तो वो 25 के लिए ही आउट है मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद आता है वही सेम सलाहकारी राय, और एक अनुमान लगाया गया इस आर्टिकल में कि क्या तमिलनाडु मामले में जो फैसला दिया गया था राज्यपाल को बिल पर अनुमति देने की समय सीमा को लेकर के, क्या उसको हम पलट देंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या उसको पलट देगा, ऐसी चर्चा इसमें है। तो ये सारी बातें हैं। और एक बड़ा अच्छा एक विषय और है, कैन जुडिशियल ऑर्डर्स इंपोज द टाइमलाइन, यानी क्या है हम न्यायिक आदेश के द्वारा किसी भी बिल की समयावधि को तय कर सकते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल के आचरण पर सवाल उठा सकते हैं। मुर्मू ने ऐसा सुप्रीम कोर्ट से पूछा नहीं, उन्होंने ढेर सारी बातें पूछी, एक पर यह बिजनेस लाइन का टॉपिक डिस्कस्ड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर आप देखें मुद्दे की तरफ, अगर हम लोग पढ़ें तो मैंने विस्तार से आप लोगों को पढ़ाया था कि अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और उस पर खूब विवाद भी हुआ था। आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यही सुनाया था कि यदि राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए किसी विधेयक पर, राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई भी हो, 3 महीने के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो उसे स्वीकृति मिल गई मानी जाएगी। शब्द को पकड़ेगा, स्वीकृति मिल गई, यानी जुडिशियल ऑर्डर एक सुप्रीम हो गया। यह मामला आप सबको पता है, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि द्वारा 10 विधेयकों को रोके रखने के कारण हुआ, यानी उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। तो एक मुद्दा ये जो आप सब लोगों को क्लियर है। अब दूसरा मुद्दा जो इस बीच अखबारों में था, यानी इसी के जवाब में कि जो ये टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा या जुडिशियल ऑर्डर के द्वारा तय की गई है, इसी विषय पर 13 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) का हवाला दिया और 14 संवैधानिक प्रश्नों को सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस किया, जिसे हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं। यानी अनुच्छेद 143 143 राष्ट्रपति को यह शक्ति देती है कि वह सुप्रीम कोर्ट से किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी या तथ्य, कानून जैसे लगने वाले तथ्य पर सलाह ले सके।
याद रखिएगा, केवल सलाह ले सके, सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है वो दे या ना दे, वो आगे विस्तार से आपको बताया गया। तो जो उन्होंने ये जो 14 प्रश्न पूछे उसमें जिसकी तरफ मेरा सबसे ज्यादा ध्यान गया है और जिसको यहां पर मैंने लिया, चूंकि कई टॉपिक थे, रेजिंग कंसर्न्स, उन्होंने कंसर्न उठाया है अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर एंड लिमिट ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन इन एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन। उन्होंने कहा कि ये जो आप कर रहे हैं ये शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे ये सब आप सब बहुत बारी पढ़ चुके हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों को संविधान से अपने अपने कार्य क्षेत्र के लिए शक्तियां दी गई हैं। और शक्तियों का पृथक्करण शब्द संविधान की मूल संरचना में नहीं था, लेकिन स्वाभाविक है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस में यह संविधान के आधारिक संरचना के रूप में हमारे सामने आया। तो उन्होंने वही उठाया कि भाई अगर आप कार्यकारी को आदेश दे रहे, ऑब्वियस है, अगर हम प्रथम दृष्टया देखते हैं तो ये एक आदेश लगता है किसका, जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव को लगता है कि नहीं लगता कि भाई आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, यानी ऐसा हो जाएगा, अगर आप नहीं करते तो ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जुडिशियल ऑर्डर सुप्रीम हो गए। तो पहला उन्होंने, दूसरा, संविधान ने डिस्क्रिशन दे रखा है एग्जीक्यूटिव को, यानी राष्ट्रपति को, गवर्नर्स को, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को डिस्क्रिशन दे रखा है कि वो अपने विवेक से कुछ कार्य कर सकते हैं, और विशेषकर राज्यपाल को। तो ये जो डिस्क्रिशन पावर है, इस पर भी आप जुडिशियल ऑर्डर इंपोज कर दे रहे हैं, न्यायिक आदेश इस पर आप लागू कर दे रहे हैं। और ऐसे ही, यानी ये दो मेन प्रश्न, ऐसे ही कई और प्रश्न जिसकी सूची आगे आपको मिलेगी। तो ये विषय डिस्कशन के लिए महत्वपूर्ण होता ही होता है, लेकिन यह विषय यूपीएससी के लिए, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि आपने स्वयं देखा होगा सुप्रीम कोर्ट पर रेगुलर क्वेश्चन आए, चाहे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाला इशू रहा हो, न्यायिक नियुक्ति आयोग वाला, उस पर भी पूछा गया। सेपरेशन ऑफ पावर पर 2 बारी प्रश्न पूछे गए, अगर आप प्रीवियस ईयर चेक करेंगे आगे लगा भी हुआ क्वेश्चन। तो स्वाभाविक रूप से यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। और डायरेक्ट अगर नहीं भी पूछता है तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पर अगर आप कुछ लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है डेमोक्रेसी में ये नहीं किसी का पक्ष पोषण कि जुडिशरी सुप्रीम है, एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, नहीं। आप चाहे तो इसी इतने कंटेंट को अगर मैं आपके सामने रखूं, कि भारतीय लोकतंत्र किधर जा रहा, वेदर इंडियन डेमोक्रेसी, ये यूपीएससी ने पूछा भी हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम लिख नहीं सकते? जैसे अगर इस निबंध की मुझे शुरुआत करनी हो, बिना मैं टॉपिक में गए, अभी तो टॉपिक में चलेंगे तो और आप समझेंगे इसको, एक हल्की सी चर्चा जिससे कि आपका इस कंटेंट के साथ एक असली मोहब्बत जुड़े। अब जैसे जैसे मैं जोर लगा रहा हूं तो मेरे पेट ने भी जोर लगाना शुरू कर दिया है, क्या ही बोलूं मैं। ठीक है, थोड़ा आराम से ही चलता हूं, जोश में आते ही मामला गड़बड़ हो। ठीक है, तो वेदर इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है, तो क्या हम इस निबंध की भूमिका अगर लिखना चाहें तो लिख नहीं सकते? सेम पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ 8 अप्रैल 2025 को देखिए, मैं भूमिका लिख रहा हूं, भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है उसकी भूमिका। 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए किसी विधेयक पर 3 महीने के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो उसे स्वीकृति मान ली जाएगी। यह मामला तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा 10 विधेयकों को बिना कार्रवाई के रोके रखने से उत्पन्न हुआ। फुल स्टॉप। अब कुछ भी मैंने नहीं बोला, बस एक लिखा, फिर पैराग्राफ चेंज। इसके जवाब में 13 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) का हवाला दिया और 14 संवैधानिक प्रश्नों को सुप्रीम कोर्ट को संदर्भित किया, जिसमें शक्तियों के पृथक्करण और कार्यकारी विवेक में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं के बारे में चिंता जताई गई। दोनों मैंने हूबहू
लिखा, उसके बाद पैराग्राफ अब मैं चेंज कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि ये दोनों ही समसामयिक घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र किस ओर जा रहा है, इन्वर्टेड कामा अंडरलाइन निबंध लिख दिया, भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है, किस ओर जा रहा है, उसकी दास्तां बयां करते हैं। थोड़ा सा इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है ऐसे की, क्या करते हैं, उसकी दास्तां बयां करते हैं। अरस्तु हो या विश्व के अन्य बड़े विचारक, लोकतंत्र को भीड़तंत्र कहते हुए भी अरस्तु ने यह कहा था कि उपलब्ध सभी व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक शासन पद्धति सबसे बेहतर है, चूंकि इसमें सभी को शासन में भागीदारी का अवसर मिलता है। ये दोनों संदर्भ भारतीय लोकतंत्र के सकारात्मक दिशा में गमन के सूचक हैं। आइए समझते हैं ये कैसे सकारात्मक दिशा में गमन के सूचक हैं। एक संस्था जो कार्यकारी है वह निर्णय करती है कुछ, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, राज्यपाल बालवसवा हो गया। एक कार्यकारी संस्था है जो कुछ निर्णय करती है, एक न्यायिक संस्था है जो उस निर्णय पर प्रश्न उठाती है और उस निर्णय की कमियों को उजागर करती है। फिर एक और संस्था है जो शीर्ष कार्यपालिका हिंदुस्तान की, वह उस न्यायिक सत्ता से कुछ प्रश्न पूछती है, उसके द्वारा कार्यकारी आदेश को पलटने के परिप्रेक्ष्य को लेकर के। यह दिखाता है, अगर हम ऊपरी दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें यह दिखेगा कि संस्थाओं में संघर्ष चल रहा है, लेकिन यह दिखाता है कि यह वाद विवाद और संवाद की एक प्रक्रिया है, और यही किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। यही हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं और इस आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र सकारात्मक दिशा में जा रहा है। इसके अन्य परिप्रेक्ष्यों की तलाश में हमें कई प्रश्न उठाने होंगे, उसके उत्तर ढूंढ लेंगे, फिर कौन से प्रश्न कौन से उत्तर वो सब हम लोग एक लिस्ट कर लेंगे, वो तो अलग चीज होती है जब निबंध की क्लास होती। फिर जो प्रश्न उठाने के बाद फिर लिखेंगे कि लोकतंत्र का पहला विमर्श जो ऊपर प्रस्तुत किया गया वो इसकी सकारात्मकता को लेकर के, लेकिन लोकतंत्र में कई जटिल कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, जटिल चुनौतियां भी हैं। और फिर कोई भी घटनाक्रम, चाहे भारतीय राजनीति के नेगेटिव पक्ष को लेकर के, चाहे इंडियन पॉलिटिक्स में जो कास्ट, रिलीजन, ये फैक्टर ज्यादा काम करता है, इसको लेकर के इस प्रकार का कोई नेगेटिव 2-3 एस्पेक्ट्स उठा करके, अरे राजनीति का अपराधीकरण, अपराध, इस टाइप की बहुत सी चीजें। और फिर अगर नकारात्मक पहलुओं की तलाश करनी है तो 3-4 प्रश्न बना करके, और फिर आपका देखिए कितना बढ़िया निबंध बना, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों एक साथ आपने लपेटा। और पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ चाहे तो आप बॉडी में एलोबरेट करें या पहले पॉजिटिव बता दें फिर उसके बाद नेगेटिव बता दें, आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है, नॉट कंटेंट, सुनील अभिव्यक्ति नहीं, कोई भी नहीं। अगर एक्चुअल में आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको यही चीज चाहिए कि इन 4 लाइनों को आप कैसे 40 लाइन में कन्वर्ट कर सकते। इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर आपकी IQ IP अच्छी, मैं तो सब बच्चों से कहता हूं कि आप यही हिंदू 50 बार रिवाइज करिए, आपको जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं, खासकर जीएस पेपर 2-3, लेकिन पढ़ना है, चूंकि आपका मैक्सिमम बच्चे जो हिंदी मीडियम के, अगर स्कूलिंग बैकग्राउंड अच्छा नहीं तो आपको पढ़ना है। आप मतलब इन बातों में मत आएगा कि सर मैं ऑप्शनल एथिक्स ऐसे ही गेम बन जाएगा, नहीं, करना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया? बस उसी चीज को अब यहां पर देख सकते हैं। जीएस पेपर 2 यानी IQ IP, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार। तो स्वाभाविक है, भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसी के लिए मैंने इसको लगाया, उन्हीं में सेपरेशन ऑफ पावर भी है। ठीक है,
फिर इसके बाद जीएस पेपर 2 पॉलिटी में आप देख सकते हैं जो तमिलनाडु के राज्यपाल ने मुद्दा उठाया है कि भाई सभी लोग प्रेसिडेंट के रेफरेंस का विरोध करें, वो बड़ा ही चिंतनीय है। ये संघीय ढांचे से संबंधित एक एग्जाम्पल हो गया कि जब भी आप कोई प्रश्न लिख रहे हो कि भारत के संघीय ढांचे के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, और ऐसा आपसे पूछा गया भारत में संघवाद यथार्थ सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रियलिटी है या मिथ है, इस प्रकार की चीजें। तो स्वाभाविक है यहां से जुड़ गया है संघीय ढांचे। और फिर देखिए शक्तियों का पृथक्करण सिलेबस का पार्ट ही हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, तीनों ऑर्गन्स के बीच में। फिर जीएस पेपर 2 पॉलिटी न्यायपालिका की कार्यप्रणाली आप देख सकते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का जिक्र है, दोनों में झगड़ा है, इसी पर आप आज का लेक्चर देख रहे हैं। और स्वाभाविक है गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी वह भी इसके साथ जुड़ा, ट्रांसपेरेंसी तो खासकर। और जीएस पेपर 4 एथिक्स यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स और उससे जुड़े हुए विषय, ऐसे मैंने जिक्र कर ही दिया और प्रीलिम्स के लिए आगे कंटेंट बना हुआ है। सेम यही यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान और सभी पीसीएस के लिए भी यही कंटेंट इंडियन पॉलिटी की निगाह से महत्वपूर्ण बनता। आप देखिए जीएस पेपर 2 2021 संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में निहित है। तो संवैधानिक नैतिकता यानी इस प्रकार के विषय आपसे हमेशा पूछे जा रहे हैं। राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों का प्रयोग, यह भी आपसे पूछा जा रहा है, जिस पर हमने विस्तार से काफी कुछ कर लिया है। फिर इसके बाद आता है, यानी ये वही प्रश्न है जिसमें राज्यपाल बिल को रोक लेते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है, देखिए शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को भारत का संविधान स्वीकार नहीं करता, बल्कि यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित। जरा इस प्रश्न को पढ़िए, इस प्रश्न को पढ़िए और आप बताइए कि क्या ये जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का द्वंद्व चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का उदाहरण है कि नहीं? डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, रेदर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस? एक्सप्लेन करना है। नियंत्रण एवं संतुलन यही है, यानी चेक एंड बैलेंस भी है, लेकिन नियंत्रण एवं संतुलन भी। जब पॉलिटी की क्लासेस हम लोग विस्तार से करेंगे तब इस पर बातचीत करेंगे, ठीक है। एक बार आप टॉपिक समझ लेंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। फिर देखिए केंद्र राज्य संबंधों पर प्रश्न पूछा गया, ये जीएस पेपर 4 में भी संवैधानिक नैतिकता पूछा गया, सहकारी संघवाद, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे। और फिर मॉडल क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं इस बेस पर, वो आपके सामने रखते हैं। Although the presidential reference under Article 143 is a constitutionally valid mechanism, यद्यप अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति संदर्भ एक संवैधानिक रूप से वैध है, यानी एक वैध व्यवस्था है, इट्स मिसयूज कैन अंडरमाइन जुडिशियल अथॉरिटी एंड फेडरल बैलेंस, लेकिन इसका दुरुपयोग न्यायिक अधिकार और संघीय संतुलन को कमजोर कर सकता है। अब देखिएगा थोड़ा सा आलोचनात्मक प्रश्न बना है, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में हाल के राष्ट्रपति संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण करें, यानी इसको आप सपोर्ट ना करें, इस स्टेटमेंट में क्या सही और क्या गलत दोनों बातें बताएं। लेकिन जब तक आप आर्टिकल 143 नहीं समझते हैं, उन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछे वो नहीं समझते, तो इस प्रश्न को आप डील नहीं कर पाएंगे। तो अभी आर्टिकल समझाऊंगा, आगे इसका आंसर भी दिया, आप अपने आप डील कर लेंगे। दूसरा, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशन ऑफ द प्रेसिडेंशियल आर्टिकल 143 रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट असेंट ऑन स्टेट बिल। व्हाट डज दिस सिग्निफाई फॉर इंडियन फेडरलिज्म एंड जुडिशियल रिव्यू? राज्य विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की सहमति के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भेजे गए संदर्भ के संवैधानिक निहितार्थों पर चर्चा करें, या भारतीय संघवाद और न्यायिक समीक्षा के लिए क्या मायने रखता है? तो आप देख सकते हैं, यानी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है? अरे भाई सुप्रीम कोर्ट के सामने जब राष्ट्रपति कहे कि भाई आर्टिकल 143 के तहत मुझे एक शक्ति मिलती है, मैं आपसे कानूनी विषयों पर, कानूनी तथ्यों पर कुछ राय लूंगा, ठीक है,
और उच्चतम न्यायालय की शक्ति है सलाहकारी निकाय, यानी उसकी सलाहकारी जो शक्तियां उसके अंतर्गत यह शामिल है। तो राष्ट्रपति पूछ रहा है, उसके पास सलाहकारी शक्तियां हैं, बट वो बाध्य नहीं। अब राष्ट्रपति ने पूछा, वो दे या ना दे स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो वही चीज है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, और इसके क्या संवैधानिक निहितार्थ हैं वो सारी बातें। अब अगर आप देखें 8 अप्रैल 2025 तमिलनाडु वाला केस हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया। 13 मई को राष्ट्रपति महोदया ने, यहां पर मैंने थोड़ा सा जो ग्राम्य पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनके लिए इस विषय को एक कहानी के द्वारा बनाने की कोशिश की है, जिससे वो इसको और अच्छे से समझ जाएं। मान लीजिए गांव की पंचायत ने नियम बनाया कि हर घर को मुफ्त पानी मिलेगा। यह प्रस्ताव जिलाधिकारी, जिसे ब्रैकेट में गवर्नर कहा गया, यानी जो यहां पर गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेफरेंस लेकर के समझिएगा, जिलाधिकारी के पास गया, लेकिन अधिकारी ने ना हां कहा ना ना, बस महीनों से फाइल दबा रखी। अब पंचायत क्या करे? ठीक यही भारत के राज्यों के साथ हो रहा है। राज्यों ने कानून पास किए, लेकिन राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति ने निर्णय नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 महीने में फैसला लो, नहीं तो वह कानून अपने आप लागू मान लिया जाएगा। इसे डीम्ड एसेंट कहते हैं, याद रखिएगा, यानी अपने आप मान लिया जाएगा, यानी डीम्ड। समझिएगा इस विषय को। राष्ट्रपति ने इसका विरोध करते पूछा, क्या कोर्ट हमें समय सीमा तय करके बाध्य कर सकता है? संविधान में ऐसा लिखा है क्या? यही उनका प्रश्न है, क्या संविधान में ऐसा लिखा है? अब संविधान में ऐसा लिखा है कि नहीं, यही विषय सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करेगा। अब आता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने आता है, विस्तार से आप देखें तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत मैंने आपको बता रखा है, और सार्वजनिक महत्व के किसी भी विषय पर तो आपको मैंने स्टार्टिंग बता रखा है। यह न्यायालय के सलाहकार अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है। राष्ट्रपति 143 के तहत इसको यूज करता है, लेकिन वो यूज करता है आर्टिकल 74 में जो दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही शक्ति का प्रयोग करता है। तो इसको प्रीलिम्स के लिए भी दोनों को इंटरलिंक, कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनमें से कौन से आर्टिकल आपस में संबंधित हैं। तो 143 और 74 आ जाए तो शायद आप फंस जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। एम के स्टालिन का स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें, यानी राज्यों को, इसका विरोध करना चाहिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का। उनके पास शक्ति है नहीं, यह विचारणीय विषय संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि राज्य मिल करके प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का विरोध करेंगे। यानी आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आर्टिकल 143 जब आप पढ़ते हैं, जिसे संविधान में एक शक्ति के रूप में दिया गया, कि राष्ट्रपति को लगता है कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, यानी जो हमारे यहां वास्तविक कार्यपालिका, अगर उसे लगता है कि न्यायपालिका के साथ उसके किसी कानूनी विषय पर जो सार्वजनिक महत्व का अगर मतभेद है, तो उसके तहत वह 143 के तहत जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट अगर उस पर अपने विचार रखता है तो स्वाभाविक रूप से इससे ज्यादा क्लियरिटी आती है, स्पष्टता आती है। तो यह आपको हमेशा याद रखना है कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि राज्यों के प्रतिनिधि इसका विरोध करेंगे, यानी संविधान में ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से इसकी छूट है कि कोई भी राज्य, कोई भी प्रतिनिधि किसी भी विषय पर प्रश्न उठा सकता है। यही लोकतंत्र की जीवंतता है। तो दोनों का अंतर समझिएगा, लोकतंत्र में ऐसा प्रश्न उठाना जायज है, लेकिन संविधान की दृष्टि में, ठीक है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। अब कौन कौन से आर्टिकल 143 मैंने आपको बता दिया। अनुच्छेद 145(3), 145(3) क्यों? अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति विचार लेंगे, लेकिन जो विचार दिया जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट सहमत होती है तो न्यूनतम 5 न्यायाधीश ऐसे रेफरेंसेस की सुनवाई करेंगे। आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 131, केंद्र राज्य विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है, यानी वो इसी के तहत अपने डिसीजन देता है। अनुच्छेद 142, पूर्ण न्याय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति।
कंप्लीट जस्टिस करने की शक्ति है, जिसके आधार पर राम मंदिर के संदर्भ में भी निर्णय दिया गया, अगर आपको याद हो। अनुच्छेद 200 और 201 राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए स्वीकृत करने या आरक्षित करने की राज्यपाल की शक्ति है। ये सारी चीजें आपको पहले भी बताई गई और अभी भी क्लियर होगा। व्हाट डज आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, ये मैंने आपको विस्तार से बता ही दिया है, यहां पर विस्तार से वही बात लिखी हुई है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की ये कब आया हमारे सामने मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इन भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसका जिक्र मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, और अनुच्छेद 143 ने उस व्यवस्था को बनाए रखा है। ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। किन किन विषयों में अभी तक इस प्रकार की सलाह ली है और उसका क्या रिजल्ट रहा है, तो आप देख सकते हैं वर्ष, मामला और मुख्य परिणाम। तो 1951 में लिया गया, 58 में, 60 में, 65 में, 74 में, 78 में, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं। क्या अदर कंट्रीज में भी इसी प्रकार के सिमिलर प्रोविजन है? क्यों मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि आपसे यूपीएससी प्रश्न पूछता है विभिन्न संवैधानिक योजना की आपकी संवैधानिक योजना से तुलना, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और उसके तमाम पहलुओं की अगर विश्व में किसी के साथ कुछ सिमिलरिटीज हैं तो उसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा गया कि हम फ्रांस हमसे क्या सीख सकता है, भारतीय धर्म निरपेक्षता से, इंडियन सेक्युलरिज्म से फ्रांस क्या सीख सकता है, ऐसा पूछा गया बच्चे, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैंने इसीलिए डाल दिया कि कनाडा में है इस प्रकार की व्यवस्था, यूएसए में नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा, तो वो कानून के 14 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और उसमें उनको 1 से 5 पॉइंट है। क्या राज्यपाल स्वीकृति को अनिश्चित काल तक विलंबित कर सकते हैं, यानी पॉइंट को देखिएगा, राज्यपाल का विवेक क्या कहता है, ठीक है, इसको आपको बताया ही गया है, ठीक है ना। प्रेसिडेंस की जो डिस्क्रिशन पावर है वो आप देख ही लीजिएगा, ये सब आपको करा चुका हूं बेटा, इसलिए आर्टिकल 142 उसी चीज को यहां पर डिस्कस किया गया है, और सहमति की आवश्यकता, न्यायिक समीक्षा एंड सो ऑन जो पीछे बता गया उसी को, ठीक है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के संदर्भ का जवाब देने से, हां बिल्कुल कर सकते, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। लेकिन स्वाभाविक रूप से वो डिसीजन कुछ न कुछ देता ही है। 8 अप्रैल का न्याय विवादास्पद क्यों है, यानी जो निर्णय दिया गया राज्यपाल पर, वही सारी चीजें यहां पर आ गई। सलाहकार क्षेत्राधिकार क्या होता है, मैंने आपको बता ही रखा है, वो भी फिर से एक बार दे दिया गया। संदर्भ में उठाए गए व्यापक, अब कुछ प्रश्न वहां जिक्र में थे लेकिन ये मैंने सारे प्रश्न, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल की स्वीकृति के लिए समय सीमा, सारे अनुच्छेद 142 की सीमाएं, बहुत सारे मुद्दे, ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, फेडरलिज्म, इनके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ मुद्दा है, डिस्कशन में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सारी कुछ बता रखी है, ठीक है। राज्यपाल सरकार का संबंध, ठीक है, न्यायिक समीक्षा बनाम शक्तियों का पृथक्करण, संघवाद और संवैधानिक नैतिकता, बहुत से इश्यूज है जो वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता क्या किया जाए, और फिर दोनों प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हैं बच्चों, जिनको आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएंगी। और फिर प्रीलिम्स के लिए पूरा का पूरा कंटेंट विद रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 143 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये हो गया, आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए और इसको खूब बढ़िया से आप, पाकिस्तान आईएमएफ की सहायता का इस्तेमाल आतंकवाद को वित्त पोषित करने में करेगा। पहला टॉपिक कर लेंगे, समझ में आ गया हर एक बच्चे को, ठीक है, ठीक। अब पाकिस्तान आईएमएफ की सहायता, यानी यह एक बढ़िया सा मुद्दा है जो जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण, ये भी मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझा रखा है, इसमें कहीं से परेशान होने की जरूरत नहीं।
महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, यहां से आप देख सकते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये दिया गया। और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, ये सारी चीजें पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई, भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध, तो बताने की आवश्यकता नहीं। आतंकवाद पर आपसे प्रश्न भी पूछा जा रहा है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पाकिस्तान के रेफरेंस में इन सभी प्रश्नों को, इसलिए बार बार उसमें जाने की जरूरत नहीं। तो आप पढ़ेंगे तो आपको रक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट है, और फिर उसके बाद विस्तार से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में सारी चीजें हैं बच्चे, कहीं से भी समस्या नहीं होगी अगर आप पढ़ेंगे। ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, सब कुछ बहुत बढ़िया से मैंने समझा रखा, आपको सोचना ही नहीं। आप पढ़ते जाएंगे, चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी बहुत इजीली, और फिर स्वाभाविक रूप से बेटा आर्टिकल 74 से कनेक्टेड है, 72 से नहीं, गलत। 143 143 बेटा, ये आपने 142 कैसे लिख दिया? 142 72 से कनेक्ट है, मैंने बोला 143 74 से कनेक्ट है, ये कहां से आपने निकाल लिया? पहले अपने आप को सही करिए फिर बता दो। तो बेटा आईएमएफ का रोल, एफएटीएफ का रोल क्या है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, बहुत इजीली आप इसको कर लेंगे, ठीक है। एफएटीएफ पूरा प्रीलिम्स के लिए भी बना दिया गया। बेटा पहले करेक्ट करो। अरे बेटा 143 से 74 कनेक्टेड है यार, ये बताया गया ना। 143 मतलब राष्ट्रपति की कोई भी शक्ति, जैसे ये शक्ति है सलाह मांगने की। 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा, तो इसलिए दोनों का रिलेशन है, ठीक है। क्या करेगा राष्ट्रपति, तो ठीक है, अब शायद समझ में आ गया हो। जनरेटिव एआई, कॉपीराइट, यानी जैसे कंटेंट अपने आप जनरेट कर रहा है, तो अगर जिनका कंटेंट ये उठा रहा है एआई, और एआई का पूरा मैकेनिज्म जिन कंपनियों का है, अगर वो कॉपीराइट का उल्लंघन करके और अपने एआई को ट्रेन कर रहे हैं, और फिर वो बाद में लोग खरीद करके यूज कर रहे हैं, तो स्वाभाविक ये कॉपीराइट का उल्लंघन होता है, और इससे क्रिएटिव जो लोग हैं उनको नुकसान होता है, तो उसका संरक्षण किया जाए, यही विषय यहां पर डिस्कशन में है, ठीक है ना। ओपन एआई के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में केस, ये भी मैंने कराया, बहुत इजी है, क्योंकि जीएस पेपर 3 में यह सिलेबस का हिस्सा है, बौद्धिक संपदा, तो इसलिए मैंने यहां लगाया। कॉपीराइट पर प्रश्न भी आया हुआ, ठीक है, आप पढ़ेंगे, बहुत इजी है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व व्यापी पर्यावरणीय मंजूरी को खारिज किया, बहुत अच्छा टॉपिक है, दो टॉपिक है। भारत सरकार ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को एनवायरमेंटल क्लियरेंस पीछे से दे दिया था, जिनका काम बिना पर्यावरणीय अनुमति के पहले ही शुरू हो चुका था। आप कहेंगे सर ये पीछे का क्या मतलब होता, समझा दिया गया। मान लीजिए किसी ने बिना इजाजत फैक्ट्री बना ली, जैसे मैंने, और बाद में सरकार कह दे कोई बात नहीं अब हम इजाजत देते हैं, इसी को कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, ठीक है। सबको समझ में आ गया रेट्रोस्पेक्टिव? एक बार मुझे बताएं, क्योंकि फिर यही टॉपिक खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई ये ठीक नहीं है, इससे पर्यावरण का संरक्षण नहीं होता, ये कानूनों का भी उल्लंघन है, सिंपल सी बात है, यहीं पर ये टॉपिक एंड हो जाता है, ठीक है। तो संरक्षण, सरकारी नीतियां, एनवायरमेंटल एथिक्स, ये आपके सामने इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। तो स्वाभाविक है पर्यावरण प्रभाव आकलन, ईआईए वगैरह पर प्रश्न पूछे गए, फिर इस यानी लगातार इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए, तो स्वाभाविक है सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी को खारिज कर दिया, ठीक है ना। तो बस आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है,
केवल रेट्रो, और फिर मेंस का क्वेश्चन भी है और प्रीलिम्स का भी है। और ये एनवायरमेंटल इथिक्स का एक उदाहरण। क्या बिहार की उच्च प्रतिस्थापन दर गरीबी का परिणाम? ये तो बताने की जरूरत नहीं। गरीबी निर्धनता का या निर्धनता गरीबी का कारण, ये सब आप आसानी के साथ खुद ही कर लीजिए, इसमें मेरे बताने लायक कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, ये सब तो भारत में कम मुद्रास्फीति, ये सब तो आपको बताने का मतलब है कि अपने, यानी मुद्रास्फीति कम है, क्यों महत्वपूर्ण होती है कम मुद्रास्फीति, ये सब आपको, ये फ्राइडे का है। महादाई नदी के बारे में आप देख सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बना दिए गए हैं, चर्चा में थी। नागालैंड विश्वविद्यालय ने जो सुपर कैपेसिटर टेक्नोलॉजी बनाई वो क्या है, पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आरबीआई की संरचना पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन चर्चा में था। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है आरबीआई, उस पर क्वेश्चन बना दिया गया। ये थोड़ा सा हो सकता है, इकोनॉमिक्स है। न्यू कैलेडोनिया, क्या ये फ्रांस, तो ये चर्चा में है, इसके बारे में। पीएसएलवी का जो प्रयोग असफल रहा था, तो ये सारी चीजें हैं बेटा, इनको पढ़िए, एंजॉय करिए। ठीक है, बाकी कल मिलेंगे। ओके, ठीक है, बाय।